जो झूठे रंगों का चढ़ा लेते पानी, तो बन कर के कुंदन निखरते ना हम यूं। ये दुनिया समझ में जो आ जाती हमको, तो होते ना थोड़े से आवारा हम यूं। फौज ने ही मुझे पर्वतारोही बनाया। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ चढ़ने के लिए आपको फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस भी चाहिए, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, बहुत खर्चा भी लगता है उसको चढ़ने में। लॉन्च बहुत रिस्की होता है क्योंकि बहुत सारी बर्फ एक साथ ढेर के रूप में गिर जाती है नीचे। एज अ फीमेल आपको कभी जेंडर बायस्ड इसका सामना करना पड़ा? कुछ लोग जमीन पर चलकर इतिहास बनाते हैं और कुछ लोग आसमान और पहाड़ों की ऊंचाई पर जाकर देश का नाम रोशन भी करते हैं। आज हमारे साथ ऐसी ही महिला हैं जिन्होंने सिर्फ वर्दी का सम्मान नहीं बढ़ाया, बल्कि भारत की बेटियों के सपनों को भी नई उड़ान दी है। यूपी की बेटी, भारतीय वायुसेना की पूर्व स्क्वाड्रन लीडर, प्रसिद्ध पर्वतारोही, लेखिका और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर तुलिका रानी आज हमारे पॉडकास्ट में हमारी खास मेहमान है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया और माउंट दमावत पर तिरंगा फहराकर पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाया। आज हम जानेंगे उनके संघर्ष, साहस, डर, जुनून और उन ऊंचाइयों की कहानी जहां पहुंचने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन हिम्मत बहुत कम लोग जुटा पाते हैं, और वो हिम्मत जुटाई तुलिका जी ने। आज हमारे पॉडकास्ट में तुलिका जी हैं। तुलिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद द होला में आने के लिए और हमें समय देने के लिए। मैम, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, जो एक चैलेंज आपके सामने रहा, क्योंकि एक पहले एयरफोर्स में नौकरी और उसके बाद एक माउंटेनिंग बनने का सपना, सफर कैसा रहा आपका? बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर रहा। मैं कहूँगी कि आसमान से हमेशा मुझे बहुत स्नेह रहा है। तो मेरा सफर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सपनों के पूरा होने का सफर है। जो सोचा वो ईश्वर की दया से पूरा हुआ। उसमें मेहनत बहुत रही, उसमें बार बार गिरकर उठने का जज्बा बहुत रहा, लेकिन बहुत लोगों का सहयोग रहा, बहुत लोगों का आशीर्वाद रहा। और मुझे लगता है कि एक ऐसा सफर है जिसमें मैं खुद को और ज्यादा ढूंढ पाई, और वो सबसे महत्वपूर्ण चीज लगती है मुझे इंसान के जीवन में। मैम, डिफेंस में सर्विसेज देना हर किसी का सपना होता है। पहले हम एयरफोर्स की बात करेंगे, और आप भारतीय वायुसेना में अपनी सेवाएं दे रही थी, तो आसमान में उड़ने का तो शौक आपको शुरू से रहा होगा, शायद तभी आप नहीं राह चुनी। जी बिल्कुल, आसमान तो बचपन का साथी रहा है हमारा। सुबह उठते ही आसमान की तरफ निहारते हैं, और शाम होते ही जब सूरज ढलता है तो भी मुझे बचपन से ही आसमान देखने की आदत रही है। तो सारे जो जीवन के मूल्य हैं मैंने प्रकृति से लिए हैं। उसमें आसमान ने अपना बहुत बड़ा रोल निभाया है। एक हमारी पुस्तक है इंग्लिश कविताओं की, जिसका नाम ही है द सॉन्ग ऑफ द स्काई। जी, तो आसमान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा से रही है। पूरी दुनिया को आच्छादित करता है, पूरी दुनिया को शेल्टर प्रदान करता है। उसमें जितने रंग एक दिन और एक रात के भीतर आप देखते हैं, वो जिंदगी के रंग हैं इंसान के। अगर वो इंसान समझ ले कि जैसे आसमान में रंग बदलते हैं, अंधेरे के बाद उजाला, उजाले के बाद अंधेरा, कभी बादल, कभी धूप, कभी तरह तरह के रंग, कभी एक वो ऑरेंज कलर का रंग, कभी वो नीला रंग। तो ये सारे रंग इंसान के जीवन में भी आते हैं, और हमें प्रकृति से प्रेरणा लेकर हर तरह के रंग का जीवन में आनंद उठाना चाहिए। जब गहन अंधियारा हो तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और जब उजाले हमारी जिंदगी में आए तो गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। अच्छा तुलिका जी, क्योंकि लेखिका भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो उम्मीद है कि आज के पॉडकास्ट में हमारे दर्शकों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सही है तुलिका जी? उम्मीद करते हैं कि अगर कुछ सीखने को मिले तो ये हमारा सौभाग्य है। हाँ, अच्छा, कैसी बचपन से, अमूमन हर किसी का बचपन बहुत शैतानी से चुलबुला होता है, लेकिन कहा जाता है लड़कियां थोड़ी गंभीर होती हैं, क्या गंभीरता थी शुरू से ही आप में? मुझे हमेशा से एक नेतृत्व करने की आदत थी, और जो बात मेरे जीवन की सबसे अधिक रही है वो ये कि मैं कभी लड़कियों की तरह रही ही नहीं। एक सिमोन दे बोवा बहुत बड़ा नाम है फेमिनिस्ट राइटिंग में। तो उन्होंने कहा, उनकी किताब है द सेकंड सेक्स, और उसमें वो कहती हैं कि महिला पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। जी, तो जेंडर दो हैं, पुरुष और महिलाएं, लेकिन एक फीमेल को विमेन बनाने में जिन चीजों का हाथ है वो
मेरे साथ बहुत कम ही रही, ये मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। तो कोई ऐसी बंदिशें नहीं रही जिससे मुझे ये लगा कि एक लड़की होने के नाते मैं ये नहीं कर सकती हूँ। और मुझे लगता है कि जब ये बंदिशें नहीं होती हैं एक इंसान के ऊपर, यहाँ मैं पुरुषों की भी बात करूंगी, महिलाओं की भी, कोई भी बच्चा या बच्ची जिंदगी में एक बहुत यूनिक अपने आप में गिफ्ट लेकर पैदा होता है, जो प्रतिभा उसके अंदर है बाकी लोगों से बहुत ज्यादा बेहतर काम करने की। तो अगर हम उसको लड़के या लड़कियों के स्पेसिफिक रोल्स में बांधते नहीं हैं, तो उनको अपनी प्रतिभा को पंख देने के लिए बहुत बड़ा आसमान मिलता है फिर। तो मैं बचपन में ऐसे ही रही, हमेशा प्रकृति के साथ ही रहती हूँ, आज भी रहती हूँ। आज भी मुझे लगता है कि मैं उतनी बड़ी नहीं हुई कि प्रकृति से अपने आप को बड़ा समझूं। तो हमेशा बादल, फूल, पत्ते, तितलियां आज भी देखती हूँ, तब भी देखा करती थी और सोचती थी कि जिस तरह से प्रकृति इतनी विस्तृत है उसका कोई अंत नहीं है। आसमान जब आप देखते हैं उसका कोई अंत नहीं नजर आता, ना आदि ना अंत। जो शंकराचार्य की जो भारतीय दर्शन में बात है वो भी तो यही है, ना आदि ना अंत। तो अनादि जब प्रकृति है तो इंसान भी तो अनादि हो सकता है, क्योंकि हम प्रकृति का ही एक हिस्सा है। ये सारे मूल्य मैंने अपने बचपन में आत्मसात किए। समाज में, हर समाज में देखिए कोई ना कोई इम्परफेक्शन होता है या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है, सिर्फ भारतीय समाज में नहीं बल्कि हर समाज में दुनिया के। तो मैंने बचपन में उन जो डिविजन्स हैं हमारे समाज के, उनको भी बहुत गहराई से देखा, ऑब्जर्व किया और ये कोशिश की कि मैं इन विभाजनों की रेखाओं से ऊपर उठ के काम कर सकूं अपनी जिंदगी में। तो चाहे वो स्त्री पुरुष का एक विभाजन हो या अमीर गरीब का विभाजन हो या फिर वो गांव के और शहर के बीच विभाजन हो, जितनी भी तरह के विभाजन की रेखाएं इस दुनिया में हैं, मुझे लगता है कि मेरा एक मूल मंत्र जो जीवन में रहा वो ये कि इन विभाजनों से ऊपर उठकर एक इंसान बनी रह सकूं और एक इंसान के रूप में अपना जीवन जीकर यहाँ से जा सकूं। आपने जो बात कही कि आपको रंगों से बहुत प्यार है, आपको नेचर से बहुत प्यार है और आपके घर में देखने से भी लग रहा है वो जिस तरह से आपने इतना अच्छे से घर को डेकोरेट कर रखा है। वेल, ये भी जानना चाह रहे थे कि एयरफोर्स से लेकर माउंट एवरेस्ट तक का जो आपका सफर रहा, कैसे, क्या आपने पहले सोचा था कि पहाड़ों पर भी चढ़ना है और माउंट एवरेस्ट तक चढ़ना है नौकरी के दौरान? जिंदगी वैसे नहीं होती है जैसे कि आप सोचते हैं, और यही जीवन की जो खूबसूरती है वो यही है that life happens. Life does not happen as you expected. Life happens the way it is destined to be. तो मैंने सोचा नहीं था कभी पहाड़ चढ़ने के विषय में। और हाँ, मैंने फौज में जाने के विषय में जरूर सोचा था। जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तब मुझे लगा कि मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से कौन सा करियर मुझे चूज करना चाहिए। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं सभी को ये कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को, चाहे वो बेटियां हो या बेटे हो, उनके जो व्यक्तित्व है उसके हिसाब से उनको करियर चूज करने दें आप। बिल्कुल बिल्कुल, दे विल एक्सेल इन दैट। और मोस्टली आजकल यही प्रेशर झेल रहे हैं बच्चे। आपने जो बात कही बहुत अच्छी कही, मुझे लगता है आज की जनरेशन के हिसाब से, बिकॉज मोस्ट ऑफ पेरेंट्स बताते हैं अपने बच्चों को कि तुमको ये करना है, जी, बच्चों की नहीं सुनते। देखिए, अगर संजीव कपूर इतने बड़े शेफ हैं, अगर उन्होंने ये वाला काम ना चुना होता खाना बनाने का, तो हो सकता है कि वो आज जितना बड़ा नाम है इंडिया का बेस्ट शेफ में नहीं मिलता, किसी दूसरे क्षेत्र में वो इतना बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं नहीं, लेकिन खाना बनाने का उन्हें शौक था, उन्होंने वो अपने करियर के रूप में चुना, तो आज बेहतरीन शेफ हैं। इसी तरीके से हमारी बेटियां हैं बहुत सारी जो बॉक्सिंग में हैं, तो अगर उन्हें हम ये कहते कि वो बेटी हैं तो वो बॉक्सिंग ना करें, कोई और काम करें, तो हो सकता है कि हमारा देश एक बहुत बेहतरीन बॉक्सर खो देता। ऑब्वियसली जी। तो आपने क्या यही सोच के आपने सोचा कि अब कुछ अलग करना है? मैं 2005 में फौज में मेरी कमीशनिंग हुई, दिसंबर 2005 में भारतीय वायुसेना में बतौर फ्लाइंग ऑफिसर, एज अ कमीशन्ड ऑफिसर। और वहाँ जाने के बाद मुझे मौके मिले, क्योंकि सेना एक ऐसा क्षेत्र है काम करने का जहाँ एडवेंचर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो वहाँ आपको बहुत मौके मिलते हैं विविध तरीके के एडवेंचर स्पोर्ट्स करने के। ऐसा हुआ कि क्योंकि प्रकृति से मुझे स्नेह था, बहुत ज्यादा लगाव था, तो हो सकता है कि ये जिसे कहते हैं ना कि ब्रह्मांड शायद कभी कभी ये कोशिश करता है कि आपके पास जिन चीजों को आप बिल्कुल पसंद करते हैं वो अवसर के रूप में आपके सामने आए। तो 2009 में भारतीय वायुसेना के डायरेक्टरेट ऑफ एडवेंचर जो नई दिल्ली में है, उसमें ये डिसाइड किया गया कि भारतीय
महिलाओं को भी, महिला अधिकारियों को भी एवरेस्ट पर भेजा जाए। उस साल तक मैं उसी साल अपना बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स करके आई थी दार्जिलिंग से। तो बाई चांस ये एक सिग्नल निकला एयर हेडक्वार्टर से, हमारी यूनिट में भी आया और मैंने वो पहल की कि मैंने वॉलंटियर कर दिया। मुझे हमेशा ये लगता है कि जीवन में जब अवसर आपका द्वार खटखटाएं तो आप डरिए नहीं। उस समय आप ये मत सोचिए कि हम तैयार हैं इस अवसर के लिए या नहीं है। उस समय ये भी मत सोचिए कि दुनिया क्या कहेगी। उस समय ये भी मत सोचिए कि किसी ने पहले ये किया है या नहीं किया है। और ये भी मत सोचिए कि अगर हम सफल नहीं हुए तो लोग क्या कहेंगे। ये सबसे बड़ी बाधाएं हैं कोई भी बड़ा काम करने की इंसान के जीवन की। तो जब ये मौका मेरे सामने आया, मैंने पहल कर दी और वॉलंटियर कर दिया उसके लिए। उसके बाद 2 साल तक हमारी टीम को अलग अलग हिमालय में चोटियों पर ट्रेनिंग दी गई। हम सियाचिन ग्लेशियर भी गए 2 बार और वहाँ भी ट्रेनिंग हमारी हुई। फिर 2011 में मैं भारतीय वायुसेना की माउंटेनियरिंग टीम का हिस्सा थी और माउंट एवरेस्ट पर हमारी टीम गई। 20 लोगों में से 7 लोग सक्सेसफुली पहुंचे भी। और जैसे हमने अभी कहा कि जिंदगी हमेशा वैसे नहीं घटित होती जैसा हम सोचते हैं। बहुत कड़ी मेहनत 2 सालों की हमारी रही थी, लेकिन बाई चांस 2011 में ऐसी कुछ परिस्थितियां बनी कि मैं चोटी तक नहीं पहुंच पाई। मैं करीब 21,500 फीट की ऊंचाई से मुझे वापस आना पड़ा फर्स्ट अटेम्प्ट में। और ये मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। उस एक असफलता ने मुझे अपनी जिंदगी में इतना बड़ा लेसन दिया कि आज भी जब मैं कोई काम शुरू करती हूँ तो किसी भी कीमत पर उसे खत्म करके ही रहती हूँ। 2011 तक आप में ये नहीं था कि इसको जुनून बनाना है, ये नहीं था, आप जा रहे हैं। लेकिन वो जो टर्निंग पॉइंट रहा उसके बाद आपने इसको बनाया कि अब जाना है ऊपर तक। मुझे लगता है कभी कभी जब तक चीजें आपके खून का हिस्सा नहीं बनती तब तक शायद ईश्वर आपको सिखाता रहता है। तब तक वो आपको ये बताता रहता है कि अभी 1% और बाकी है जो आपको सीखना है। जिस किसी भी लक्ष्य को, मुझे लगता है कि जब तक आप एक जुनून के हद तक उस लक्ष्य के पीछे नहीं होते हैं तब तक वो काम करना और बहुत बड़े काम करना जिंदगी में संभव नहीं हो पाता है। अच्छा मैम, ये भी जानना चाहेंगे कि फौज की नौकरी और एज अ पर्वतारोही जो आपने, दोनों में चैलेंजेस क्या थे और सिमिलैरिटी क्या थी? फौज ने ही मुझे पर्वतारोही बनाया, पहली बात तो ये, क्योंकि अगर मैं फौज में नहीं जाती तो शायद मैं पर्वतारोही नहीं होती। तो आज मेरे पर्वतारोही होने का जो श्रेय जाता है वो भारतीय वायुसेना को जाता है पूरी तरह से, क्योंकि सेना में होने की वजह से ही मुझे वह प्लेटफॉर्म मिला कि मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स में अपने आप को इनिशिएट कर पाई। शुरुआती दिनों में भारतीय वायुसेना द्वारा ही हमारी ट्रेनिंग भी कराई गई। हमने अपनी शुरू की 5 एक्सपीडिशंस भारतीय वायुसेना के माध्यम से की और उसके बाद जो अभी तक टोटल 26 पर्वतारोहण और ट्रैकिंग अभियान हो चुके हैं। तो बाकी के कहते हैं कि बीज आपने बो दिया, पानी आपने शुरुआत में दे दिया तो फिर वो पौधा बढ़ गया। तो सिमिलैरिटी तो ये रही कि जैसा हमें फौज ने सिखाया था, जितनी सारी चीजें कि मेहनत, हिम्मत ना हारना, अगर आप सफल नहीं हुए हैं तो पहले आप इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। मिलिट्री हमेशा यही काम करती है। आप कोई भी सैन्य अभियान देखेंगे तो बहुत ज्यादा हो हल्ला नहीं होता किसी सैन्य अभियान को करने से पहले। शांति से क्वाइटली प्लानिंग की जाती है, अभियान किया जाता है। सक्सेसफुल अगर हो गया तो कभी भी किसी एक व्यक्ति के ऊपर श्रेय नहीं दिया जाता। टीम वर्क बहुत जबरदस्त होता है, टीम वर्क फौज के अंदर। और अगर आप असफल हो गए तो आप बैठकर ये देखते हैं कि कहाँ गलती रही, हम क्या बेहतर कर सकते थे, और आप दोबारा उस काम को करने की कोशिश करते हैं। डिसिप्लिन और सेल्फ मोटिवेशन, ये सब फौज की जिंदगी का हिस्सा रहे हैं। तो ये सारे वैल्यूज मुझे फौज से मिले और उन्हीं सारे वैल्यूज को मैंने अपने पर्वतारोहण में भी लगाया। तो ये सिमिलैरिटीज रही। अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूं तो बहुत डिफरेंसेस मुझे नजर नहीं आते। मुझे लगता है कि भारतीय वायुसेना में हम जहां आसमान में थे वहां ऊपर पहाड़ों की चोटियां भी तो वहीं हमेशा आसमान में सर उठाए खड़ी रहती हैं। दोनों ही हमें ह्यूमिलिटी सिखाते हैं, दोनों ही हमें ये सिखाते हैं कि जिंदगी क्षणभंगुर है। मैंने फौज के अपने 10 साल के करियर में और 1 साल की ट्रेनिंग, तो टोटल 11 साल फौज में जो मैंने बिताए, अपने बहुत सारे साथियों को वीरगति को प्राप्त होते हुए भी देखा। और यही बात मैंने अपने पर्वतारोहण के 2009 से अभी तक के करियर में देखी है। तो ये पता चलता है कि
किसी भी चीज को लेकर बहुत गर्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1 सेकेंड लगता है वहां से यहाँ आने में या आपके ना रहने में। तो इतनी ज्यादा मौत को करीब से देखा फौज में रहते हुए और पर्वतारोहण में रहते हुए कि जिंदगी बहुत अजीज लगती है, बहुत प्रेशियस लगती है। और अपने लोग जो यहाँ है, मुझे ये भी लगता है कि उनके साथ आप बहुत अच्छे से रहें तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। अच्छा मैम, जैसे जब आप फौज में जब आई, जिस टाइम आपने ज्वाइन किया था उस टाइम तो फीमेल्स को बहुत कम फौज में थी, उस दौरान आपने ज्वाइन किया। इसके बाद जब आपने माउंटेनिंग का फैसला लिया कि अब मैं पहाड़ों पर चढ़ूंगी, पहाड़ों की ऊंचाई नापूंगी, दोनों समय फैमिली का सपोर्ट मिला आपको? और क्या एक ये भी कहा जाता है कि यार तुम कहाँ लड़की हो के पहाड़ पे चढ़ने जा रही हो, अब यही काम रह गया था, फौज की अच्छी खासी नौकरी छोड़ के क्या नौकरी करोगी? क्या इस टाइप की चीजें भी सुनने को मिली आपको? क्योंकि फीमेल के लिए एक सिक्योर नौकरी अगर मिल जाए तो परिवार के लिए इससे बड़ा एडवांटेज कुछ नहीं होता है। ये आपका प्रश्न बहुत ही सही है, और मैं ये कहना चाहूंगी कि पुरुषों पे भी ये बात लागू होती है, हालांकि महिलाओं पे और ज्यादा होती है। हमारे समाज में अक्सर ये माना जाता है कि आपको एक सिक्योर जॉब मिल गई है तो अब आप सेटल डाउन हो जाइए, बिल्कुल, अब आप शांति से जिंदगी जी लीजिए। हालांकि मेरा ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं रहा। मुझे हमेशा ये लगता है कि केवल वो लोग जो बस शांति से सेटल डाउन नहीं हो गए और खत्म नहीं हो गई उनकी जिंदगी एक जॉब मिलने के साथ, उन्होंने ही दुनिया में ऐसा कुछ काम किया है जिसके दम पर दुनिया प्रगति करती है। जहां तक आपका प्रश्न कि फौज के बाद पर्वतारोहण में जब मेरा जाने का डिसीजन रहा तो परिवार की क्या प्रतिक्रिया रही, मेरा परिवार हमेशा से बहुत ही सपोर्टिव रहा है। इस मामले में मैं कहूंगी कि इतना ज्यादा जो एक सहयोग मुझे मिला, एक फ्रीडम दी गई एक इंसान के रूप में। देखिए, मुझे एक इंसान के रूप में बड़ा किया गया है, एक लड़की के रूप में नहीं, बेटी नहीं। हाँ। जी, और इसी का फर्क आपको मेरी पूरी पर्सनैलिटी में दिखाई पड़ता होगा। जो कॉन्फिडेंस है बात करने का, जो एक अपनी क्षमताओं को और खोजने का मेरे अंदर जज्बा है, वो इसलिए है कि मैं हमेशा अपने आप को एक इंसान के रूप में देखती हूँ जो कि अपार क्षमताओं से भरे हुए हैं, और हर व्यक्ति वैसा ही है मेरे हिसाब से। तो परिवार में तो नहीं, लेकिन हाँ, आपका प्रश्न वाजिब इसलिए है क्योंकि अक्सर ये प्रश्न महिलाओं के सामने रखे जाते हैं। तो इस पर मैं एक चीज ये कहना चाहूंगी, जैसे हमने पहले कहा कि हमारे यहाँ बेटियां मुक्केबाजी में है ना, रेसलिंग में हैं, तो अगर उनके पिता, उनके भाई या उनके परिवार के, उनके माता पिता दोनों की मैं बात कहूंगी, और यहाँ उस पुरुष वर्ग को मैं बहुत सराहना करना चाहूंगी उसकी, जो ऐसी बेटियों के पीछे है, जिन्होंने कभी ये सोचा कि मेरी बेटी ये काम करेगी क्योंकि उसमें क्षमता है, और इनिशियली उन्होंने समाज ने जो भी सोचा होगा उस पूरे अपोजिशन को लिया, उन्होंने उसकी चिंता किए बिना अपने बच्चे के साथ रात दिन मेहनत करते रहे, तब जाकर उनकी बेटियां उस अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई। फिर वो पूरे विश्व की बेटियां बन गई और पूरे देश का मान बन गई। तो उस जगह पे मैं उन माता पिता की बहुत सराहना करना चाहूंगी। इस प्लेटफॉर्म से हर माता पिता को ये कहना चाहूंगी कि आपके बेटे या बेटियां दोनों उस अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जा सकते हैं। कोई भी विवेकानंद, कोई भी रानी लक्ष्मीबाई, कोई भी, जैसे अभी हमने गुरविंदर वीर सिंह जी का नाम सुना है, 10.09 सेकंड्स में 100 मीटर दौड़ लिया उन्होंने। तो ऐसे बच्चे तो आपके घर में भी हैं, बस उनके माता पिता की तरह उनके साथ मेहनत और उनको प्रतिभा को मौका देने की आवश्यकता है। और कोई भी तुलिका जी जैसा बन सकता है, बस जज्बा चाहिए जैसा उनके अंदर है। अच्छा तुलिका, थोड़ा सा ये बताइए मुझे, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे जो आपकी माउंटेनिंग जर्नी रही है। आप यूपी की फर्स्ट वुमेन है जिसने माउंट एवरेस्ट पे अपना तिरंगा लहराया है। इसके बाद आपने और भी कई चोटियों पर आपने माउंटेनिंग की है, सबसे बड़े ज्वालामुखी आप वहाँ पर भी पहुँची हैं। थोड़ा उसकी जर्नी के बारे में मुझे बताइए, कहाँ कहाँ आप भारत का झंडा लेके पहुँची हैं? शुरुआत हुई 2009 में मेरे बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स से, जो मैंने दार्जिलिंग के हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट से किया, और उसके बाद हम गए थे माउंट स्तोक कांगड़ी, लेह में है, 20,000 फीट की पीक है, और उसके बाद माउंट भागीरथी उत्तराखंड में है, वो भी 20,000 फीट से ऊंची पीक है, और उसके बाद माउंट कामेट 25,000 फीट की पीक है, फिर उसके बाद माउंट सासेर कांगड़ी, वो भी लेह में है, और 23,000 फीट 25,000 फीट के करीब की पीक है। तो ये सारे, और उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर हमें ले जाया गया। यहाँ हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, भारतीय वायुसेना की एक प्रशिक्षित टीम थी जो हमें ट्रेन कर रही थी हमारे लीडर के नेतृत्व में।
तो उसके बाद 2011 में फिर हम माउंट एवरेस्ट पर गए। जैसा हमने अभी आपको बताया, भारतीय वायुसेना की टीम का हिस्सा थे। सबको लगता था कि हम चढ़ जाएंगे, लेकिन कुछ परिस्थितियों वश मैं चोटी तक उस पर्वतारोहण अभियान में नहीं पहुंच पाई। तो फिर मैंने नीचे आकर ये निश्चय किया कि मैं दोबारा माउंट एवरेस्ट पर जाऊंगी। ये निश्चय आसान था और उसको एग्जीक्यूट करना उतना ही मुश्किल था, क्योंकि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ चढ़ने के लिए आपको फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस भी चाहिए, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, बहुत खर्चा भी लगता है उसको चढ़ने में, क्योंकि आपको अपनी परमिट की फीस देनी पड़ेगी। साथ ही 2 महीने लगते हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई में, तो उसकी भी सारी आपको अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। तो ये मैंने सोच तो लिया, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने में, और 1 साल का समय था मेरे पास, क्योंकि अप्रैल और मई में माउंट एवरेस्ट पर पर्वतारोहण अभियान किया जाता है। तो इस 1 साल के भीतर मैं अपनी फौज की नौकरी भी कर रही थी, और आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट 24 घंटे की नौकरी फौज की होती है, कभी भी आपको बुलाया जा सकता है। रात के 1-1 बजे तक फ्लाइंग चलती थी, तो हम फ्लाइंग करा रहे होते थे, और उसके बाद कभी सुबह 7 बजे, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे की शिफ्ट लगती थी। तो उसके बीच में इतने गहन शारीरिक प्रशिक्षण के लिए भी समय निकाला। तो कभी रात को 10 बजे उठकर 10 बजे क्या करते थे, दौड़ते थे, तो कभी सुबह 4 बजे दौड़ते थे। और जिंदगी सिर्फ वर्क और वर्कआउट, इन 2 शब्दों के बीच ही हो गई थी उस समय पे। काम करके, नौकरी करके आते थे और उसके बाद दौड़ते थे। तो ये रहा फिजिकल प्रशिक्षण। मैंने अपने पैरों में लगातार परमानेंटली 1.5 किलो के वजन पहने, ताकि जो हमारे जूते हैं माउंटेनियरिंग के 1.5 किलो के जूते होते हैं लगभग, तो उनको पहन के जब आपको ऊंचे ऑल्टीट्यूड पे चढ़ाई करनी है तो वो तब कर पाएंगे बर्फ के भीतर और ऊंचे ऑल्टीट्यूड पर जहां ऑक्सीजन की कमी है, जब आप अभी से कोशिश करेंगे कि आप 1.5 किलो का वजन कम से कम अपने पैर में लेके चलें। माउंटेनिंग में जो शूज इस्तेमाल होते हैं वो उनका वजन 1.5 किलो जी, वो आपके साथ होता है। और क्या क्या चीजें साथ में लेके जाता है? साथ में टोटल आपका कितना कैरी करना पड़ता है? टोटल आपको मिनिमम 10 से लेके 20 केजी तक आप अपनी कमर पे लगातार कैरी करते हैं। तो मैं बैकपैक लगा के दौड़ती थी, अपने पैरों में 1.5 किलो के वजन लगा लिए थे, और ये सब मेरे बॉडी का पार्ट बन गए थे एक तरीके से। तो जब मैं नौकरी करने जाती थी तब भी वो मेरे पैरों में रहते थे, मैं पार्टी में जाती थी तब भी मेरे पैरों में रहते थे। वो ऑफिशियल पार्टीज हुआ करती थी जो फौज में होती हैं, मैंडेटरी। सो मेरा पूरा ध्यान उस समय पे अपनी ट्रेनिंग पर था कि हर क्षण मैं अपने शरीर को तैयार कर रही थी और उसके साथ साथ अपने दिमाग को तैयार कर रही थी। यहाँ मैं ये बताना चाहूंगी कि फिजिकल ट्रेनिंग के साथ आपके माइंड की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। आप विजुअलाइज करिए वो काम जो आप आज से 1 साल बाद करना चाहते हैं। अगर उस एक दिन आपको परफॉर्म करना है तो आज रोज परफॉर्म करिए। और ये काम बहुत बोरिंग है, बहुत मेहनत वाला है, बहुत हताश करने वाला भी है, क्योंकि रोज रोज ना कोई आपको अवार्ड मिलेगा, ना रिवॉर्ड मिलेगा, ना कोई फल दिखाई पड़ेगा, ना कोई आपको चीयर अप करेगा। यहाँ पर कई बार बड़ा डिमोटिवेशन जी अंदर से होता है, आपको ऐसा कई बार लगेगा, है ना? तो आपको खुद उस एक लक्ष्य को लगातार ध्यान में रखते हुए रोज रोज मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आप उस एक दिन परफॉर्म कर पाएंगे। जो हमने मीडियोक्रेसी और एक्सीलेंस की बात कही, उसमें अंतर यही है। सडन चीजें नहीं होती हैं। आज की दुनिया में जब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर देखेंगे तो आपको बहुत ग्लैमर, ग्लिटर, सक्सेस की स्टोरीज मिलेंगी, लेकिन उनके पीछे मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो माउंट एवरेस्ट पर 2012 में मैंने अपना इंडिविजुअल एक्सपीडिशन लॉन्च की फिर, और उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, जीने मरने की स्थितियां आई। 2 महीने की बहुत ही ज्यादा इवेंटफुल एक क्लाइंब रही, जिसको मैंने अपनी एक किताब बियॉन्ड दैट वॉल, रिडेम्पशन ऑन एवरेस्ट, इसमें लिखा भी है। मेरी उस किताब को 2 अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, साहित्य श्री और यंग राइटर अवार्ड। इस पर दिल्ली बुक फेयर में, जो विश्व बुक फेयर लगता है दिल्ली में, उस पर हमारी किताबों पर और उसके रिलेटेड टॉपिक्स पर डिस्कशन भी हो चुका है 2024 में। तो फिर उसके बाद 2012 में इन सब परिस्थितियों से जूझते हुए अल्टीमेटली 26 मई 2012 को वो पल आया, जिसके लिए मैंने 3 साल तक मेहनत की थी कि देश का तिरंगा लेकर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर खड़े होने का सौभाग्य मिला। उसके बाद लगातार वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया। मैं वापस आई तो मेरे पैरों में फ्रॉस्ट बाइट हो चुका था। एक पैर में फ्रॉस्ट बाइट का मतलब है शीतपात, कि जब आप बहुत ज्यादा ठंडी परिस्थितियों में रहते हैं तो आपके शरीर की कोशिकाएं नम होकर डेड हो जाती हैं, और फिर उनको आपको एम्पुटेट करना पड़ता है, यानी उस हिस्से को शरीर से काट कर निकालना पड़ता है।
तो एक छोटा सा हिस्सा एवरेस्ट के नाम पर हमारे शरीर का हो गया, क्या कहते हैं, अर्जित उसको। तो दैट इज द बैज ऑफ प्राइड दैट आई कैरी। उसके बाद भी आपने जर्नी रोकी नहीं अपनी? नहीं, रुकना तो था ही नहीं, क्योंकि जब वो जज्बा आपके खून में आ गया तो फिर रुकने की बात क्या है। जब तक जीवन है तब तक, और जितने सारे पहाड़ हैं, मेरा एक जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, तो मैं लगातार चढ़ती रही। और एवरेस्ट की जो 2012 की सफल एक्सपीडिशन थी वो मेरी छठी एक्सपीडिशन थी। अब 26 हो चुके हैं, तो और सफर जारी है। एक ज्वालामुखी पर भी आप पहुंची हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएं। हाँ जी, वो 2015 में ईरान में स्थित है एशिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, माउंट तामावंद। तो वहाँ मुझे इनवाइट किया गया था ईरान की माउंटेनियरिंग फेडरेशन के द्वारा, और मुझे सौभाग्य रहा कि करीब 56 क्लाइंबर्स थे, मेरे ख्याल से बहुत सारे 10 से ज़्यादा कंट्रीज़ के थे, और उसमें भारत की एकमात्र प्रतिनिधि होने का सौभाग्य मुझे मिला। सक्सेसफुल क्लाइंब रही, क्योंकि ज्वालामुखी था तो हिमालय की चोटियों से बहुत ज़्यादा बिल्कुल डिफरेंट था। उसमें सल्फर निकलता रहता है वहाँ, क्योंकि ज्वालामुखी है अंदर, तो धरती में से सल्फर निकलता रहता है लगातार, और सल्फर की वजह से फिर आपको सांस लेने में और ज़्यादा दिक्कत आती है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर चढ़ते हैं, हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है ऊंचे जाने पर। अगर आप मसूरी जाएं या आप शिलोंग चले जाएं या लेह लद्दाख चले जाएं, तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। इसी तरह से अगर आप सोचिए कि उसमें सल्फर भी मिल के आ रही हो, जो थोड़ी बहुत हवा आपको मिल रही है ऑक्सीजन, तो और ज़्यादा कठिनाई है। लेकिन ये सारे चैलेंजेस भी, आई वॉज वेरी फिट एट दैट टाइम, बहुत ज़्यादा फौज में थे, फिटनेस गजब की थी, और ईश्वर की कृपा थी, तो वहाँ पे भी अपने देश का तिरंगा फहराने का सौभाग्य रहा। थोड़ा सा मैम जर्नी के बारे में ये बताइए कि लाइक हम जैसे लोग हैं सिर्फ सुनते हैं, आप जैसे लोग जो पहुंचते हैं उनसे कि कैसा रहा, या कुछ मूवीज बनी है उनको देखते हैं, बट अगर सामने ही वो शख्स बैठा हो जिसने उस चोटी पर तिरंगा फहराया, अगर वो बताए तो बात ही अलग है। थोड़ा सा जर्नी ये बताइए कि जब आपने प्लान किया, उसके बाद जब चढ़ी, रास्ते में किस किस तरह के चैलेंजेस पड़े, क्योंकि पूरा जहाँ तक समझते हैं पूरा बर्फीला इलाका है। आपको जब माउंट एवरेस्ट पे आप चढ़ेंगे, सांस की प्रॉब्लम होती है, खाने के लिए क्या क्या चीज़ें आपके साथ रहती थी, थोड़ा वो बताइए उस चीज़ के बारे में। सबसे पहले तो मैंने नेपाल साइड से चढ़ाई की थी। इसको साउथ ईस्ट रिज कहा जाता है इस रूट का नाम। एवरेस्ट चढ़ने के बहुत सारे रूट हैं, एक चाइना की तरफ से भी है, और भी कई सारे रूट्स हैं, इसके वेस्ट फेस है। तो हमारा साउथ ईस्ट रिज रूट कहा जाता है नेपाल, और इसमें आपको 8 दिन के करीब चढ़कर बेस कैंप तक पहुंचते हैं। काफ़ी सारे लोग दुनिया के एवरेस्ट को सिर्फ देखने जाते हैं, और वो 8 दिन चढ़ के बेस कैंप, जो कि 17,500 फीट की ऊंचाई पर है, अपने आप में हाई ऑल्टीट्यूड कैंप है ये, वहाँ तक एवरेस्ट को देखने जाते हैं और वहाँ से वापस आ जाते हैं। पर्वतारोहण की जर्नी इसके बाद शुरू होती है। तो बेस कैंप के ऊपर 4 कैंप और लगाए जाते हैं, और अलग अलग छोटी छोटी ऊंचाइयों पर। जैसे ही आप बेस कैंप से ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं, तो खुम्बू आइसफॉल नाम की एक जगह आती है, जिसमें बर्फ के बड़े बड़े गोले चारों तरफ स्कैटर्ड रूप में पड़े हुए हैं, और मूवमेंट करते रहते हैं लगातार। तो आप जिस दिन जा रहे हैं, अगर आप उसके 2 दिन बाद जाएंगे, तो आपको वो रूट थोड़ा डिफरेंट भी मिल सकता है, और हो सकता है कि अगर कोई वो बड़ा सा गोला आप दुर्भाग्यवश क्लाइंबर्स के ऊपर गिर गया, तो फिर बचने की तो संभावना ही नहीं है। कभी कभी एवलांच के बारे में आपने सुना होगा। हाँ, वो सबसे ज्यादा रिस्की होता है। एवलांच बहुत रिस्की होता है, क्योंकि बहुत सारी बर्फ एक साथ ढेर के रूप में गिर जाती है नीचे, और अगर जस्ट लाइक अ लैंडस्लाइडिंग जब पहाड़ों पर होती है, उसी तरह से बर्फ जब नीचे गिरती है, एवलांच है। हाँ जी, सो एवलांच बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, रिस्की हैं। उसमें गिरने के बाद फिर किसी की किस्मत रही तो बच जाएगा। तो ऐसी कुछ चीजें आपको देखने को मिली, आप लकी रही कि ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल। अगर आप जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको ये सब चीजें मिलेगी। सो आई वाज लकी। मैं ये कहूँगी कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज जिंदा यहाँ बैठी हूँ, और कई सारी पीक सफलतापूर्वक क्लाइंब करने के बाद भी मैं यहाँ जिंदा बैठी हूँ, तो ईश्वर की दया रही है। उसमें जब हम एक बार चढ़ने जा रहे थे, तो एक एवलांच बिल्कुल हमारे बगल से गुजर गया। तो मेरे साथ जो शेरपा थे, उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल अब नीचे हो जाइए, सर झुका के। तो सर झुका के इस तरीके से नीचे बैठ गए। एक अपने चारों तरफ एक हाथ से पॉकेट बना लेते हैं, ताकि अगर बर्फ आपके ऊपर गिरे भी तो हवा थोड़ी बहुत आपको आती रहे, आपकी नाक एकदम से सांस नहीं घुटे। तो हम बिल्कुल नीचे बैठ गए, और बर्फ के वो एकदम ठंडे ठंडे गोले बिल्कुल चेहरे पे, मुझे आज भी याद है कि
कितना ठंडा वो मेरे फेस पे लगा था, और बच गए उसकी वजह से। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग ही कहूँगी मैं, इंटरेस्टिंग भी क्या, भयावह है कहूँगी उसको। एक ऐसा हादसा भी हुआ कि जब हम चढ़ रहे माउंट एवरेस्ट पे जब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे थे, तो क्योंकि एवरेस्ट बहुत ही रिस्की पहाड़ है, ये हम सब जानते हैं, और हमेशा बहुत सारी डेथ्स भी एवरेस्ट पर हर साल हो जाती हैं। तो जिस साल हम 2012 में चढ़ रहे थे, जब लास्ट लेग की तरफ, समिट की तरफ, चोटी की तरफ जा ही रहे थे लास्ट कैंप से, उससे 1-2 दिन पहले बहुत भयंकर तूफान आया था और उसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो उसमें मेरे ख्याल से 2 लोगों की डेथ हो गई थी और कुछ लोग मिसिंग भी थे। क्या वो सब आपके साथ ही क्रू में आपके साथ? नहीं, वो हमारे साथ के नहीं थे वो, लेकिन अलग लोग थे जो कि बाकी दुनिया भर से क्लाइंबर्स आते हैं एवरेस्ट पर। तो उसके 1-2 दिन बाद जब हमारी क्लाइंब उसी जगह से शुरू हुई, तो अंधेरा था रात में और बिल्कुल हेडलैम्प लगाकर चल रहे थे। तो छोटा सा यहाँ पे सर पे लगा लेते हैं बैंड से हेडलैम्प, उससे आपको बिल्कुल सामने का थोड़ा सा दिखाई पड़ता रहता है। तो जैसे मैं जा रही थी सामने, और उसमें मैंने जैसे ही एक रोप अपनी चेंज करके अपना एंगल बदला, 2 रोप जा रही थी, इस तरफ रस्सियां लगी हुई थी, तो मैंने अपना एंकर खोलकर जब इधर वाली रोप में एक में लगा लिया, और मैंने जब अपना सर मोड़ा तो सडनली मुझे बहुत शॉक जैसा लगा, बिकॉज उस रोप के दूसरे सिरे पर एक डेड बॉडी थी उसके साथ। सो सडनली मुझे लगा कि ये पॉसिबल है। जब आप सामने देखते हैं और अंधेरी रात है, आप सोच सकते हैं कि अंधेरी रात में आप चढ़ रहे हैं रात के टाइम पे, एंड सडनली आप जिस रोप से अपने आप को अटैच करते हैं, उस रोप के दूसरे अंत पे एक डेड बॉडी वहाँ पे है। तो मैंने भगवान को याद किया इमीडिएटली। आप कुछ कर नहीं सकते हैं ऐसी स्थिति में। उन डेड बॉडीज को नीचे लाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ का टेरेन ऐसा नहीं है, वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो बहुत मुश्किल है। कभी कभी नीचे ला सकते हैं, कभी नहीं भी ला पाते हैं। सो मैंने अपने आप को फिर दूसरी रोप में एंकर किया और आगे चली। तो ऐसे ऐसे मौके सिर्फ यही आपको याद दिलाते हैं कि ईश्वर की दया आपके ऊपर बनी रहे, कि आप सफलतापूर्वक ऊपर चढ़ जाएं और फिर नीचे भी सफलतापूर्वक आ जाएं। सो ऐसे मौके कई बार आते हैं। मेरे अपने एक हमारे टीममेट थे, तो उनके पैर के अंगूठा और उसके बगल की उंगलियां एम्पुटेट करनी पड़ी फ्रॉस्ट बाइट की वजह से। ऐसे मेरे बहुत सारे साथी हैं। मेरी खुद एक उंगली का एक हिस्सा मैंने आपको बताया कि एम्पुटेट किया जाना पड़ा। सो ये सब चीज़ें पर्वतारोहण के जर्नी का हिस्सा हैं, और हम उसको तैयार होकर जाते हैं मेंटली उस चीज़ के लिए कि हम वापस आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। तो आपकी इस पूरी जर्नी में ऐसी कोई ऐसा टाइम पीरियड रहा जिस समय लगा कि अब लग नहीं रहा है कि वापस लौट के घर जा पाऊंगी, ऐसा कुछ ऐसा लगा? एक समय आया था जब 2012 में ही मैं क्लाइंब कर रही थी। तो एक पॉइंट है वहाँ पे लोध से वॉल करके, सो ये करीब 21,000 फीट के करीब है। और जब मैं वहाँ पे गई, ये वही पॉइंट था जहाँ से मैं अपनी पिछली एक्सपीडिशन में वापस आई थी। और सेकंड अटेम्प्ट में भी जब मैं गई वहाँ पर, तो बाई चांस मैं उसी पॉइंट पर बीमार पड़ गई और मैं नीचे आई वहाँ से। और जब नीचे और आ गई तो एक लॉग केबिन में, एक वुडन केबिन में मैं नीचे थी, रात बिता रही थी, और मुझे बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन हो रहा था। तो उस समय मुझे लगा कि ये हो सकता है कि एक्सपीडिशन का अंत हो, क्योंकि चेस्ट पेन पहाड़ों में होना एक बहुत खतरनाक स्थिति है। और इतना अनुभव मुझे हो गया था कि कौन सी परिस्थिति है तो उसमें क्या संभावनाएं बन सकती हैं। पूरी रात मैं लेट नहीं पाई क्योंकि मुझे भयंकर चेस्ट पेन था और मैं बैठी ही रही। लेकिन वो पूरी रात एक ऐसी गुजरी कि जब लड़ाई चलती रही मेरे दिमाग में और मेरे दिमाग और शरीर के बीच। सो शरीर गिव अप कर रहा था, दिमाग नहीं गिव अप कर रहा था। और ये चीज़ मैंने बार बार अपनी ज़िंदगी में पाई है कि अगर इंसान का दिमाग मजबूत है तो वो अपने शरीर से ऐसे काम भी कर सकते हैं जो कि पॉसिबल नहीं इमेजिन कर सकते लोग। वो पूरी रात मैं अपने आप को यही बताती रही कि मैं गिव अप नहीं कर सकती हूँ, यहाँ से वापस ऐसे नहीं जाएंगे, इस अभियान का अंत ये नहीं होगा। सो आई केप्ट टेलिंग माई सेल्फ that this is not the end and I'm not going to give up। और उस एक मोमेंट में मैं एवरेस्ट से बात कर रही थी, इतना ज़्यादा ट्यूनिंग हो गई थी, मतलब मेरे दिमाग की पूरे अस्तित्व की मेरी एवरेस्ट के साथ उस अभियान से, कि मैं उस पहाड़ से बात कर रही थी उस एक क्षण में कि तुम्हें जो करना है तुम करो। What can you give me? क्या कर सकते हो? मौत, इंजरी, तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे जो करना है मैं करूँगी।
मुझे चलना है तो मैं चलूंगी, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। सो जब आप इस हद तक पहुंच जाते हैं कि मेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा है, जब आप मौत से नहीं डरते हैं, आई थिंक वो एक पल होता है जब आप उस रेखा को पार कर जाते हैं, जिसको कि आप इसके नीचे लूजर और इसके ऊपर विनर। तो वो रेखा आई थिंक उस रात को मैंने क्रॉस कर दी। अच्छा तुलिका जी, नॉर्मल क्या होता है कि एक कमरे में आप किसी को 10 दिन तक बंद कर दें, 10 दिन क्या आप 2 दिन में बंद कर देंगे और सिर्फ अंधेरा है और कुछ नहीं दिख रहा है, उसको फ्रस्ट्रेशन के एक अलग लेवल होता है। आप जिस जगह गई थी हजारों फीट की ऊंचाई थी और चारों तरफ से सफेदी यानी कि बर्फ ही बर्फ आपको दिख रही थी। इंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ नहीं था, बस मोटिवेशनल आपके मोटिवेशन था, सेल्फ मोटिवेशन, जिसको लेके ही आप ऊपर चढ़ी। तो ऐसे टाइम पे कई बार ऐसा लगता नहीं होगा कि डिमोटिवेट हो रहा है या बॉडी कुछ ऐसा इंडिकेशन दे रही है, तो उस टाइम पे खुद को पॉजिटिव करने के लिए क्या करती थी? म्यूजिक या कुछ और क्या करती थी? देखिए मुझे लगता है एक चीज, जब मैं काम करती हूँ तो मैं काम करती हूँ, उस समय मुझे एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए होता, क्योंकि जब आप किसी काम की तरफ हैं तब आपका पूरा ध्यान उस काम की तरफ होना चाहिए, एक सेकंड भी दिमाग में कुछ और आना ही नहीं चाहिए। आज भी मैं जब अपनी किताबें लिखती हूँ या जब मैं पहाड़ चढ़ने जाती हूँ, जब मैं अपनी ट्रेनिंग करती हूँ, तो मैं उसी एकाग्रता से अपने काम करती हूँ। तब मुझे ना मेरा परिवार याद आता है, ना मेरी थकान याद आती है, ना मुझे ये याद आता है कि मैं कितने घंटे से काम में लगी हूँ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए होता उस समय पे, बिकॉज अगर आप इस हद तक नहीं जाएंगे तो फिर वही बात है, मीडियोक्रेसी और एक्सीलेंस। इस जुनून में तो आपको पहाड़ की ठंडक, बर्फ का एहसास कुछ नहीं महसूस होता होगा? ठंडक महसूस होती है। देखिए शरीर है और शरीर में आपके सेंसेस हैं, ठंडक भी लगेगी आपको, थकान भी लगेगी आपको, क्योंकि आप इंसान हैं, आप मशीन नहीं हैं। इनफैक्ट मशीन को भी रेस्ट चाहिए तो इंसान को भी रेस्ट चाहिए। लेकिन हमें ये बताया गया था जब हमारी ट्रेनिंग हो रही थी कि चलते चलते रेस्ट कैसे लिया जाए, और वो एक बहुत बड़ा लर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। चलते चलते यानी कि कोई काम करते करते आप पॉज ले सकते हैं, रेस्ट ले सकते हैं, रुक नहीं सकते, उन दोनों में अंतर है। तो पहाड़ में ऑब्वियसली आप सोचिए कि -30 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, -30। तो इंसान की आपने कितना टेम्परेचर फेस किया? मुझे लगता है वही -30-40 ये रिकॉर्डेड है एवरेस्ट की चोटी पर। सो दिस मच -15 इज नॉर्मल। तो इतने टेम्परेचर में, माइनस में जब आप रहते हैं, ऑब्वियसली आपके शरीर को ठंड भी लगेगी, ऑब्वियसली आपको हेडेक भी होगा, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग, ये सब नॉर्मल है पहाड़ में ऊपर जाके। वॉमिटिंग होना, हेडेक होना, सांस में दिक्कत होना, ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के लिए तो तैयारी करनी है। जब इंसान प्लेन्स में तैयारी करते हैं किसी काम की, पहाड़ पे चढ़ने की या किसी भी चीज़ की, आप तैयारी किस चीज़ की करते हैं? मुश्किलों को पार करने की तैयारी करते हैं। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि मुश्किलें क्या आएंगी, रास्ते में क्या आ सकती हैं, अनएक्सपेक्टेड भी आएंगी, लेकिन जो जो नॉर्मली आती हैं उन मुश्किलों पे तो आप विजय प्राप्त करने की तैयारी आज से ही कर लीजिए। अच्छा तुलिका जी, आपने सिर्फ माउंट एवरेस्ट नहीं है, आपने बताया कि एशिया के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर भी आपने तिरंगा लहराया है। तो इन दोनों मिशन में सबसे ज्यादा क्या रहा कि एक पूरा पहाड़ों पर और दूसरा ज्वालामुखी पर? वो ज्वालामुखी भी पहाड़ ही है, लेकिन ये है कि जैसे अभी हमने बताया कि उसमें सल्फर निकलता रहता है। उसकी भौगोलिक स्थिति थोड़ी टेम्परेचर में भी कुछ डिफरेंस होता है? टेम्परेचर ऑफ कोर्स उतना डाउन नहीं था जितना एवरेस्ट पर है, क्योंकि एवरेस्ट की ऊंचाई तो बहुत ऊंची है, 8848 मीटर्स है। तो उसके कंपैरिजन में दामाबंद की ऊंचाई कम है, तो ऑब्वियसली ठंड उतनी नहीं है जितनी एवरेस्ट पर ऊपर जाते जाते हो जाती है, और उतना ज़्यादा रिस्की नहीं है कि शरीर पर आपके ऑल्टीट्यूड का उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप जितना ऊपर जाएंगे उतना आपका शरीर जूझेगा। ऑल्टीट्यूड की वजह से क्या होता है कि कभी कभी जो हमारे शरीर का पानी है, 75% तो पानी है इंसान के शरीर में, वो ही आपके लंग्स में प्रवेश कर जाता है, फेफड़ों में, तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। या फिर अगर वही फ्लूइड आपकी बॉडी का आपके ब्रेन में चला जाता है, और ब्रेन में चला जाए तो ऑब्वियसली आप वॉक भी नहीं कर पाएंगे, आप डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे, आपके लिम्स का कोऑर्डिनेशन ही नहीं बनेगा, तो आप पहाड़ कैसे चढ़ेंगे? तो पागलों जैसी हरकतें करने लगते हैं लोग उस समय पे। कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि ऊंचाई पे जाने से आपके शरीर में होने लगती हैं, क्योंकि इंसान का शरीर बना ही नहीं है उस ऊंचाई पर सरवाइव करने के लिए। तो एवरेस्ट के अपने अलग चैलेंजेस थे और दामाबंद के अपने अलग चैलेंजेस। सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज जो मुझे वहां लगा था वो सल्फर वाला ही था, क्योंकि सांस लेने से ही तो आपकी बॉडी चल रही है, और अगर आपके सांस में सल्फर लगातार जा रही है तो आप समझ सकते हैं कि
कितना और ज्यादा चैलेंजिंग आपको हर कदम आगे बढ़ाना हो जाएगा। अच्छा मैम, ये भी बताइए कि जैसे आप पर्वतों पे चढ़ रहे हैं तो बॉडी को भी एनर्जेटिक रखने के लिए खाना भी चाहिए प्रॉपर। तो आपने जैसे बताया, इतना तो मुझे पता है कि आप ओवरफ्लोड सेल्फ मोटिवेटेड हैं, नो डाउट, बट स्टिल बॉडी को वार्म अप करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो किस तरह की फूड आप लोग यूज करते हैं जब माउंटेन्स पे आप लोग क्लाइंबिंग ये सब करते हैं? क्लाइंब करते समय एक खाने का जो मेन मोटिव हो जाता है वो टेस्ट नहीं रह जाता, हाँ, वो हो जाता है रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी हो जाती है। तो इसीलिए ऐसे फूड जो कि क्विक एनर्जी आपको दे दें, तो जैसे कि डेट्स खा सकते हैं, अंजीर खा सकते हैं, है ना, और चॉकलेट्स खा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम खाया करते थे। या फिर रेडी टू ईट पैकेट्स आते हैं, ज़्यादा हुआ तो आपने ग्लूकोज घोल कर पी लिया पानी में, या फिर ग्लूकोज पानी नहीं है ज़्यादा तो आपके पास आपने ग्लूकोज खा ही लिया। तो कभी कभी मेरी ऐसी क्लाइंब्स रही हैं, या एक उबला आलू खाकर आप चल दिए, ऐसी चीज़ जो रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स हैं आपको क्विक एनर्जी दे देंगी। तो वहाँ पे ये वाली बात नहीं रह जाती कि हमें खाना खा के चलना है, हमें एनर्जी लेके चलना है। सो चॉकलेट्स खा के चल दिए, डेट्स खा के चल दिए, खजूर है सबसे ज़्यादा रिच सोर्स है एनर्जी का, बहुत ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें खाते थे। बाकी रेडी टू ईट पैकेट्स आते हैं। जो बेस कैंप्स आपके बने होते हैं वहाँ पर आप कुकिंग या कुछ जैसे आपको करना, हाँ, तो वहाँ करते थे? बेस कैंप तक तो पूरा किचन का सेटअप होता है जनरली। कुकिंग स्टाफ भी होता है बेस कैंप में ज़्यादातर एक्सपीडिशंस पर। तो वहाँ पे तो आपको दाल चावल सब कुछ मिल जाते हैं, दाल चावल आराम से। उसके बाद दाल चावल तब मिलेगा जब आप नीचे हाँ जी बिल्कुल। और ना उसके ऊपर फिर आप चॉकलेट पे रहिए, या फिर ब्यूटेन के बर्नर्स होते हैं, छोटे छोटे गैस के बर्नर्स, तो उसको हम साथ में लेके जाते थे। और बर्फ को पिघलाकर पानी बनाना पड़ता है, तो बर्फ पिघलने में भी हाई ऑल्टीट्यूड पे काफी टाइम लगता है, 1-1 घंटा लग जाता है 1 लीटर पानी बनने में। तो वो पानी बनाकर और रेडी टू ईट पैकेट उस पानी में, गर्म पानी में आप छोड़ देते हैं। खाने में बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन फिर बात वही है कि टेस्ट के लिए नहीं, एनर्जी के लिए। यहाँ का खाना मिस कर, लाइक हम लोग कहीं बाहर रहते हैं, अगर अपने घर से बाहर, या तो वहाँ सोचते हैं घर जाएंगे सबसे पहले ये खाना खाएंगे, तो ऐसा कुछ मन में आता था? एक वाकया हुआ था। इनफैक्ट हम लेह लद्दाख में माउंट सासेर कांगड़ी पर थे और करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर थे। वहाँ पर 3-4 दिन हमें टेंट के अंदर ही रहना पड़ा, क्योंकि बहुत ज्यादा बर्फबारी हो गई थी। तो तो हम नहीं ना आगे जा पा रहे थे ना नीचे जा पा रहे थे। 4 दिन के करीब वहीं उसी टेंट में बैठे हुए थे और बाहर बर्फ गिरते देख रहे थे। तो हम देश के अलग अलग भागों से 4 लोग उसमें थे उस टेंट में। तो हमें तो क्योंकि मीठा पसंद है, तो सामने जो बर्फ की लेयर्स पड़ी थी, वाइट पेस्ट्री, वो पेस्ट्री जैसी दिखाई पड़ रही समझ थी। गया। और किसी को वो मछली जैसी याद आ रही थी, किसी को वो डोसा याद आ रहा था, किसी को कुछ और। तो हर कोई अपने अपने टेस्ट के हिसाब से उस समय पे अपना खाने को याद कर रहा था। और हम रात दिन मैगी खा रहे थे, क्योंकि उस समय वही हमारे ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। जी एग्जैक्टली। अच्छा मैम, ये बताइए कि आप एक महिला अधिकारी भी रही हैं और पर्वतारोही भी रही हैं। एज अ फीमेल आपको कभी जेंडर बायस्ड इसका सामना करना पड़ा? जेंडर बायस इज अ रियलिटी, सो मैं उसे नकारूंगी नहीं। और ये इतना डीपली एंट्रेंस्ड भी है समाज में कि चाहे कोई व्यक्ति अपने आप को प्रोग्रेसिव भी कहे, पर कहीं ना कहीं सटल तरीके से आ ही जाता है। सो फौज की जहां तक मैं बात करूंगी, फौज में महिला अधिकारी 1993 से आने लगी हैं, और इस समय तो बहुत अच्छा उनके लिए मौके हैं। तो उस समय हालांकि मुझे फौज में उतना जेंडर बायस नहीं लगा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि वहाँ एक इंसान के रूप में, कैडेट के रूप में आपकी ट्रेनिंग होती है। जब हमारी हैदराबाद डुंडीगल एयरफोर्स एकेडमी में ट्रेनिंग हुई तो कंबाइंड ट्रेनिंग थी, बॉयज की और गर्ल्स की कंबाइंड ट्रेनिंग थी। और कोई लीवे नहीं है वहाँ पर कि आप लड़की हैं तो आपको कोई सहानुभूति प्रदान की जाएगी, ऐसा नहीं है। बस फौजी हैं आप फौजी हैं सिर्फ। वहाँ पे जाकर सबसे पहले आप अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं। आप कैडेट हैं तो आप सिर्फ कैडेट हैं, और सभी लोग वहाँ पे कैडेट हैं ट्रेनिंग के टाइम पर। तो वो ट्रेनिंग हुई, और ट्रेनिंग के बाद आई परफॉर्म वेरी वेल। मैं अपने यूनिटर्म में अपने कोर्स की एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच की टॉपर भी रही। फिर उसके बाद भी जब हम अधिकारी बन गए, तो चाहे वो पोस्टिंग रही हो, चाहे वो पोस्टिंग के बाद काम रहे हो, वो आपको सिर्फ एक अधिकारी के रूप में मिली। मेरी पहली पोस्टिंग भूटान बॉर्डर पर थी, हाशिमारा एयरबेस में, और दूसरी पोस्टिंग पाकिस्तान बॉर्डर पर थी,
और तीसरी पोस्टिंग यहाँ बख्शी के तालाब लखनऊ में रही, वो सबसे छोटी पोस्टिंग थी। और उसके बाद हैदराबाद में एयरफोर्स स्टेशन डुंडीगल एयरफोर्स एकेडमी में बतौर फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, आउटडोर ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के रूप में मेरी पोस्टिंग की गई। उस समय तक मैं एवरेस्ट चढ़ चुकी थी, तो फौज को लगा कि ये अकेले दौड़ती हैं, इससे अच्छा है कि जाके कैडेट्स को भी दौड़ाएं। जी, सो दैट वाज अ ब्यूटीफुल टेन्योर दैट आई हैड। इसलिए मुझे फौज में तो ऐसा नहीं लगा। हाँ, कुछ एक एरियाज थे जो महिलाओं के लिए उस समय ओपन नहीं थे, जो बाद में अब ओपन कर दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। तो आज के समय में सेना में महिला कमांडिंग ऑफिसर्स भी हैं। मेरे खुद की कोर्समेट्स हैं कुछ जो कि इस समय बहुत अच्छी पोजीशंस पे हैं, बहुत ऊंची पोजीशंस पर हैं। अच्छा लगता है कि महिला अधिकारी अब कमांड भी कर सकती हैं। ये एक ऐसा बैरियर था जो कि जेंडर की वजह से बंद था, लेकिन अब खोल दिया गया है। सो दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, आई वुड से कांग्रेचुलेशंस। अब सेना पुलिस में भी लड़कियों की भर्ती होने लगी है, एनडीए में भी खोल दिया गया है लड़कियों के लिए, तो और भी ज्यादा विस्तृत आसमान है, उड़िए। मैम, आज भी ऐसा होता है कि हालांकि अब ये चीज़ बहुत कम हो गई, बट स्टिल अभी भी ये सुनने को मिलता है, लड़कियों से कहा जाता है कि ऐसा है, लड़की हो, इतने बड़े सपने मत देखो, जमीन पर ही रहो और जितना कर सकती हो जिस दायरे में उतना ही करो। क्या इस टाइप के ताने कभी आपको भी सुनने को मिले? एक छोटा सा वाकया हुआ था जब हम ट्रेनिंग हमारी खत्म होने वाली थी, तो फौज की ट्रेनिंग खत्म होने वाली थी। उस समय पे 1 साल की ट्रेनिंग थी और हमारी कमीशनिंग होने ही वाली थी। तो एक मेरे पुरुष कैडेट, पुरुष मेरे सहयोगी थे, सहभागी थे, हमारे को कैडेट थे, वो मेरे कोर्समेट, वो मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि मैं आपको सल्यूट करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा क्यों? तो वो बहुत ऑनेस्ट थे और मैं बहुत तारीफ करना चाहूँगी उनकी ऑनेस्टी की यहाँ पर, कि उन्होंने बड़ी ईमानदारी से ये कहा कि जब मैं यहाँ आया था पहले दिन 1 साल पहले, तो लड़कियों को देख के मैंने मन में सोचा था कि लड़कियाँ यहाँ क्या कर रही हैं, फौज में लड़कियाँ क्या कर रही हैं। और आज 1 साल आपके साथ ट्रेनिंग करने के बाद मैं आपकी कैपेबिलिटीज को, क्षमताओं को सल्यूट करना चाहता हूँ। वो मुझे कमांडो कहते थे। अच्छा जी, तो मुझे लगता है कि ऐसे अभी भी इस तरह की सोच तो है कि लड़कियां ये कर सकती हैं, या ये लड़कियों के लिए नहीं है, या ये लड़कियों के लिए ज़्यादा अच्छा है। ऐसी सोच तो परसिस्ट करती है, लेकिन उस सोच को ब्रेक करने वाले लोग भी सामने आ रहे हैं और उदाहरण है हमारे सामने, कम है लेकिन है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो बच्चियां सपने देख रही हैं, आपकी राह मुश्किल हो सकती है, पर आप कोई ना कोई राह नदी बन के निकालते रहिए अपने लिए, रुकना नहीं है। परिस्थितियां विषम हो सकती हैं, लेकिन वही लोग सफल होते हैं जो विषम परिस्थितियों में हार नहीं मानते। तुलिका जी, आप एक राइटर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक माउंटेनर हैं, फौजी हैं। क्या आपको अपनी लाइफ में कोई, आपकी लाइफ का ऐसा कोई चैप्टर रहा जहां आपको लगा है कि ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन है? हाँ, मैंने कहा था, माउंट एवरेस्ट ने मुझे सिखाया था, मेरी पहली फेलियर ने, कि मुझे कोई काम छोड़ना नहीं है। सो आज भी मुझे लगता है कि इंसान का जीवन जब तक है इस दुनिया पर निर्धारित, तब तक तो रहेगा। इसीलिए डरने की बात नहीं है, इसीलिए सिर्फ शरीर को बचा कर रखने की बात नहीं है। अगर काम आप कर जाएंगे तो जिंदगी वही है ना, कि जिंदगी इतनी लंबी हो या जिंदगी छोटी बड़ी कैसी होनी चाहिए, वो हम निर्धारित करेंगे। जितने दिन भी इस दुनिया में हैं, उन दिनों को हमने क्या करके गुजारा, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी चीज को मुझे एवरेस्ट ने सिखाया। तुलिका मैम, अब हम लोग अपने पॉडकास्ट के एक लास्ट सेगमेंट है जिसमें हम रैपिड फायर राउंड करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, रैपिडली जवाब, और जवाब तो मुझे लगता है कि आप रैपिडली ही देंगी क्योंकि बहुत अच्छा आपने पॉडकास्ट किया। पहाड़ या आसमान? मैंने कहा था कि पहाड़ की चोटी आसमान में है, दोनों एक साथ। दोनों एक साथ। डर या जुनून? जुनून। एक शब्द में एवरेस्ट? पैशन। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख? हारना नहीं है। क्या कभी निराश होती हैं तो करती क्या है सबसे पहले? नेचर में चली जाती हूँ, प्रकृति का आसमान देख लेते हैं। आपका सबसे कठिन समय अब तक का? रोज आते हैं कठिन समय, और आप, मुझे लगता है कि इसका मैं सिर्फ एक शब्द का जवाब नहीं दूंगी, इसका मैं थोड़ा सा बड़ा जवाब दूंगी। हर दिन आप जब उठते हैं तो आपके सामने अवसर और चुनौती दोनों है, आपको चुनना है अपने आप। कठिन समय भी रोज आएंगे और अच्छे समय भी रोज आएंगे। चुनौतियां, अवसर, दोनों चीजें आपके पास एक ही दिन में आएंगी, हर दिन आएंगी, आप चुन लीजिए।
जब आपने माउंट एवरेस्ट पे तिरंगा फहराया, एशिया की सबसे बड़ी ज्वालामुखी पे तिरंगा फहराया और तमाम चोटियों पे तिरंगा फहराया, तिरंगा फहराने के तुरंत सबसे पहले जो शब्द दिमाग में आया वो क्या रहा? हे ईश्वर। हे ईश्वर इसलिए भी आया क्योंकि बहुत ज्यादा थकान के बाद, घंटों घंटों चढ़ाई के बाद आप चोटी पर पहुंचते हैं, शरीर की जान बिल्कुल निकल चुकी होती है, सिर्फ दिमाग आपको खींच रहा होता है। तो जब आप पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले आपको रिलीफ मिलता है, हे ईश्वर, ग्रेटिट्यूड होता है, कृतज्ञता कि भाई आपने जिंदा रहते रहते यहाँ पहुंचा दिया। हे ईश्वर इसलिए भी कि आप सीधे सही सलामत नीचे भी पहुंचा दीजिए। पहाड़ों की वो सबसे खूबसूरत चीज जो आपको बार बार अट्रैक्ट करती है? ब्यूटी, सेरेनिटी, क्वाइटनेस, पीस और किसी भी परिस्थिति में खड़े रहने की क्षमता। आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? सक्सेस मतलब रात में आराम से सो जाइए आप, ये सोच कर के जो कर सकते थे कर दिया और बाकी भगवान के ऊपर। आपके हिसाब से जिंदगी को खुश रखने का सबसे मजबूत मूल मंत्र क्या है? सुबह उठिए, अपने आप को देख के मुस्कुराइए, बिकॉज यू आर ब्यूटीफुल। कोई और आपको ये बताने नहीं आएगा। आपकी अपनी वर्थ आपके अपने दिमाग में होनी चाहिए। तो सबसे पहले जब सुबह उठते हैं और आईने में अपने आप को देखते हैं, ब्रश करने या किसी भी मोमेंट पर, मैं ये काम करती हूँ रोज उठकर और इससे मैं खुश भी रहती हूँ। तो मुझे लगता है मैं अपने आप को ही बताती हूँ, गुड मॉर्निंग तुलिका, दिस इज अ ब्यूटीफुल डे और थैंक यू गॉड आज के आने वाले अवसरों के लिए, इस चीज के लिए कि आज मेरे पास एक स्वस्थ शरीर है, एक दिमाग है जो सोच सकता है, एक अच्छा दिल है, एक अच्छी आत्मा है और कुछ अच्छे लोग हैं। उसके लिए इस तरह से अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो खुश रहेंगे। तो तुलिका जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने द होल लो पे इतना समय दिया और इतनी मोटिवेशनल बातें की। मुझे लग रहा है कि आज का जो पॉडकास्ट देखेगा एकदम ऊर्जा से भर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तुलिका जी की कहानी सिर्फ पहाड़ फतेह करने की कहानी नहीं है, ये उनके हौसलों की कहानी है जो हर मुश्किल के समय डटकर उन्हें खड़ा रहने का और हौसला देती है। उन्होंने साबित किया है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती, अगर इरादे मजबूत हो तो एक बेटी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंच सकती है। उम्मीद है कि आज की हमारी ये खास बातचीत हर उस युवा, हर उस बेटी को प्रेरित करेगी जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती थी और आने वाले समय में भी उसकी ये इच्छाएं हैं कि वो कुछ बड़ा करे, लेकिन शायद घर, परिवार और समाज के डर से वो कहीं ना कहीं अपने आप को बांध के रखती थी। लेकिन आज का ये पॉडकास्ट उसे उस बंधन को तोड़ने का एक मौका भी दे रहा है। आप देख रहे थे पॉडकास्ट विश्रुति।